स्टार्ट करते हैं हम जो है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, हम इसे जान लेते हैं कि ये होती क्या है। विलय पदार्थ, विलय हमने बताया था विलय क्या होते हैं। तो विलय वो होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है विलयन बनाने के लिए, जो कि विलय में घुल सके आसानी से, वो हमारे विलय होते हैं। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कहने का मतलब वो है कि विलय पदार्थ जो है उसकी एक ऐसी मात्रा जो विलयन के किसी भी दी गई जो उसकी मात्रा या उसका आयतन है उसमें वो उपस्थित होगी, वही क्या है, विलयन की सांद्रता है। अब देख लेते हैं इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, तो विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू, यानी बराबर होती है विलय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा के। विलय हमें पता है विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन बनाने में। विलयन, विलय और विलय को दोनों को मिलाकर विलयन का निर्माण होता है। या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि विलय की मात्रा बटे विलय की मात्रा। तो ये हमने अभी कहा विलयन क्या है, विलयन है विलय और विलय का मिश्रण, उन दोनों के मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। तो इसे हम विलय की मात्रा भी कह सकते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसमें कुछ और फॉर्मूले ऐड किए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी जो विलयन है हमारा उसका द्रव्यमान प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, जो कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर है ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि जो हम अगर हमें किसी भी विलयन के द्रव्यमान का हमें प्रतिशत निकालना हो, जैसे किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, विलय के पदार्थ का द्रव्यमान रखेंगे बटे में विलयन का द्रव्यमान रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जिससे हमारा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला है हमारा विलयन के आयतन प्रतिशत, यानी कि कोई विलयन है उसका आयतन प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपोन में विलयन का आयतन, यानी कि यहाँ हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो ऊपर भी द्रव्यमान लिया और नीचे भी द्रव्यमान लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ आयतन प्रतिशत निकाला है हमने, तो यहाँ पदार्थ का, विलय पदार्थ का तो लिया है द्रव्यमान, बट जो विलयन है उसका हमने यहाँ पर आयतन यूज किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा यहाँ पर भी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है, ऐसा विषमांगी घोल। विषमांगी क्या होता है, विषमांगी एक ऐसे घोल होते हैं जो दो पदार्थों को मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम चीनी, जैसे हम नमक, नमक नहीं, ऐसा विषमांगी। विषमांगी वो होते हैं जो कि दो पदार्थ आपस में मिलने पर पूर्णतः घुलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी और रेत, रेत को जब हम पानी में मिलाएंगे तो उसके कण जो है वो घुलेंगे नहीं, वो कैसे रहेंगे, वो हमें अलग ही दिखते रहेंगे, दोनों चीजों में अलग अलग दिखते रहेंगे। विषमांगी वो होते हैं जो कि दो पदार्थ आपस में घुले नहीं। तो ऐसे विषमांगी घोल तो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, यानी ठोस जो द्रव में बदल जाते हैं, निलंबन कहलाता है। निलंबन वो होते हैं, एक विषमांगी घोल होगा जो जिसमें क्या होगा, ठोस जो है वो द्रव में बदल जाएगा, वो होता है हमारा निलंबन। निलंबन में विलय पदार्थ के कण नहीं घुलते। जो विलय पदार्थ है यानी कि विलय होता है कम, जिसकी मात्रा हम कम लेंगे विलयन बनाने में, तो निलंबन में विलय पदार्थ है उसके कण तो नहीं घुलेंगे, निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे अब ये हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि जो विषमांगी के लिए हमने एग्जाम्पल बताया था वही एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे हम पानी में रेत के कुछ कणों को मिला दिया, रेत को मिला दे, माना एक मुट्ठी रेत, हमने एक गिलास पानी मिला दिया, तो क्या होगा, रेत के कण जो है वो हमें जल में दिखते रहेंगे, वो उसमें घुलते नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, निलंबन के गुण, यानी निलंबन के क्या क्या गुण होते हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जो कि ऊपर बता दिया गया है। विषमांगी वो होते हैं जो कि दो पदार्थ आपस में घुले ना, आसानी से नहीं घुलते, वो होते हैं हमारे विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, दूसरा गुण है इसका, निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि जब हमने रेत को पानी में मिलाया तो रेत के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। नंबर 3 है छानन विधि द्वारा निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ये छानन विधि का मतलब है, यानी कि हम
जल में जो हमने रेत मिलाया, अगर उनको हम छाने, उस अपने मिश्रण को छाने, तो उस मिश्रण को छानकर हम जल और जो रेत है उसके कणों को हम अलग अलग कर सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं, जल और रेत का मिलना। आप ये भी इसके एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 है निलंबन अस्थायी होता है, यानी निलंबन कोई स्थायी नहीं होता, वो एक अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कहा इसने कि ऐसे विलयन जिनमें जो विलय के जो कण है उनका आकार कैसा हो जाता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बढ़कर क्या होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर उनके दोनों के बीच हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयनों को कोलाइडी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, हमारे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, कोलाइडी विलयन विसमांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, ये भी विसमांगी प्रकृति के होते हैं। इनकी इसमें भी जो इनके कण होंगे वो आपस में मिलेंगे नहीं, वो दोनों कैसे रहेंगे, अलग अलग होंगे दोनों। एवं इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी मींस माइक्रोस्कोप, इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। यानी हम कोलाइडी विलयन जो होंगे उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने की किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। देख लेते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें नग्न आंख से नहीं देख सकते, परंतु ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप इसे बहुत ही सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो छोटे कण हैं, कोलाइडल के जो छोटे कण हैं, वो सूर्य से आने वाली रोशनी है उसको फैला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो धूल वगैरह के कण होते हैं, जब हम ऐसे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसे, जब धूप किसी एक बंद कमरे में किसी कोई ऐसे स्थान हो जहां पर कोई छेद हो, उससे जब रोशनी अंदर आती है, सूर्य रोशनी अंदर आती है, तो वहां से जो धूल के कण है वो कैसे दिखाई देते हैं, उसमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वही वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। इन कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें बहुत से कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो यही क्या है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। यानी इस टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, टिंडल नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब कोलाइड के गुणधर्म देख लेते हैं। कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं। यह एक विसमांगी मिश्रण है, वो अभी हमने पहले ही बताया था कि ये कैसा मिश्रण है, ये एक विसमांगी मिश्रण है। सेकंड है, इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इनके कोलाइड जो होते हैं, इनके कणों का आकार कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। नंबर 3 है, इन्हें अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण तकनीक मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम इन्हें इनके कणों क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नंबर 4 है, इन्हें पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी इन्हें अलग करने के बाद हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षेपित प्रावस्था। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षेपित अवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो विलय पदार्थ की जैसा ही एक घटक या परिक्षेपित कण जो होगा वो कोलाइडल के रूप में रहेगा, जिसे जिसे हम क्या कहेंगे, परिक्षेपित प्रावस्था कहेंगे। अब परिक्षेप माध्यम क्या है ये देख लेते हैं। वह घटक जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहता है, यानी कि एक ऐसे घटक है जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था जो है कैसे निलंबित रहेगी, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये परिक्षेपण है, ये गलत हो गया लिखने में, तो आप इसे सही कर सकते हैं, ये परिक्षेपण है, परिक्षेपण माध्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कोलाइडो के सॉरी ये रह गया है अभी। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है।
यानी कि जो कोलाइडल विलयन है, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, कोलाइडल विलयन वो किससे बनेगा? परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनेगा। नेक्स्ट देख लें कोलाइडो के कुछ सामान्य उदाहरण। जो कोलाइड हैं हमारे, उनके कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में है एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? कोहरा और बादल, यानी कि जो धुएं टाइप में होते हैं वो एरोसोल में आते हैं। जिसके हमारा कोहरा वो भी एक धुआं ही होता है, बादल वो भी एक तरह से गैसेस वगैरह के फॉर्म में रहते हैं। नंबर टू आता है इमल्सन। इमल्सन मीन्स दूध, फेस क्रीम, ये कॉमन है यहाँ पर, या फेस क्रीम वो होगा हमारे इमल्सन। जेल देख लेते हैं, जैसे कि जेली और पनीर, ये हमारे जेल के अंदर आते हैं। फोम मीन्स रबड़ और स्पंज। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि जो हमारा मिश्रण बनाया हुआ है उसके घटकों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये इसके द्वारा हम समझेंगे। तो प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो केमिकली शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए जो हमारा मिश्रण है उनसे अलग अलग घटक जो होते हैं, क्योंकि मिश्रण कब बनेगा? जब उसमें कई कंपाउंड या कई घटक आपस में मिले हुए होंगे तो वो मिश्रण का निर्माण करेंगे। तो इस मिश्रण से हम घटकों को अलग करने के लिए अलग अलग ये विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी कि जब कोई मिश्रण है उससे हमें उसके घटकों को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग प्रकार की कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि विषमांगी मिश्रण जो होते हैं, विषमांगी मिश्रण जो दो पदार्थ आपस में घुलते नहीं है, पूर्ण रूप से वो नहीं घुलते, वो होते हैं हमारे विषमांगी मिश्रण। तो उनको साधारणतः किसके द्वारा? भौतिक क्रिया जो होती है उनके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी रंग वाले घटक जो होते हैं जिन्हें हम डाई बोलते हैं, जिन्हें सिर वगैरह में लगाया जाता है वो डाई होती है। रंगने वाले जो बालों को रंगने के लिए काम आती है वो डाई होती है। उसको नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जा सकता है, यानी डाई जो होगी उसे हम नीले और काले रंग से कैसे अलग कर सकते हैं उनकी स्याही से। तो स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, यानी कि स्याही को जब हम जल में मिलाएंगे तो कैसा होगा, वो एक रंग देगा। तो वो क्या है? स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी कि जब हम विलायक क्या है? जल, और विलय क्या है? स्याही। तो इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण द्वारा कैसे? जब हम स्याही को जल में मिला लेंगे और उसको हम बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद क्या होगा, सारा जल जो है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा? हमारा स्याही बचेगा। तो स्याही क्या होगी? वो एक डाई के फॉर्म में फिर आ जाएगी हमारी, जब हम उसे वाष्पीकरण कर देंगे। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं? पृथक कर सकते हैं। तो दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? अब ये देखते हैं कि हम दूध से क्रीम को कैसे निकाल सकते हैं। तो कभी कभी द्रव होता है लिक्विड, यानी कि दूध किस फॉर्म में होता है? नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पात्र से बाहर निकल आते हैं। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्र विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कैसा होता है कि द्रव जो लिक्विड में मौजूद है, कभी दूध में मौजूद जो ठोस कण है उसमें कुछ ना कुछ ठोस कण होते हैं, तो वो इतने छोटे होंगे कि वो जब हम उसे छानते हैं दूध को तो वो क्या करता है, छानने वाली जो हमारी छलनी होती है उससे वो बाहर निकल निकल जाते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को हम अपकेंद्र विधि द्वारा क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया सॉरी नमक तथा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा हमारा NH3Cl। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? देखते हैं उर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड का तथा नमक का पृथक्करण किया जा सकता है। यानी कि उर्ध्वपातन जो विधि है हमारी उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नमक को और अमोनियम क्लोराइड को पृथक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो जो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो हमारी कई प्रकार की होती है। क्रोमेटोग्राफी एक वो भी होती है, क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें हम कोई कई प्रकार के मिश्रण मिक्स होते हैं तो उनको मिश्रणों को
मिश्रणों से जो मिश्रण है हमारा मिक्सचर है उनसे हम उनके अलग अलग घटकों को यानी कि मिश्रण हमारा किस किस चीज से मिलकर बना है उनको अलग अलग करने की विधि जो होती है उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है जो प्लांट पिगमेंट्स को और अमीनो एसिड इत्यादि को प्रोटीन वगैरह को वो अलग अलग करने का काम करती है जो उनके घटक हैं। प्लांट पिगमेंट हुए जिन्हें हम पौधों का वर्णक बोलते हैं उन्हें, और हमारे अमीनो अम्ल हुए प्रोटीन्स हुए उनके घटकों को वो उनके मिश्रण से उनके घटकों को अलग अलग करने का क्या करते हैं वो वर्क करते हैं। तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। तो हम यहाँ अब क्रोमेटोग्राफी समझ लेते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मैंने अभी हमने बताया कि मिश्रण से अगर हम घटकों को अलग करेंगे तो वही विधि क्या कहलाएगी, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया जाता है। यानी कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रयोग सबसे पहले किसमें किया जाएगा, रंगों को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। जिसे हमने प्लांट पिगमेंट बोला तो वो भी एक रंगों को ही अलग करता है प्लांट पिगमेंट्स को। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो विधि है इसका उपयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो अमीनो एसिड है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह प्रोटीन हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो गए वो सब मिक्स होते हैं। तो उन सबको अलग करने का वर्क हम क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा ही करते हैं।